नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम की यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध और उनसे संबंधित कानून, ये टॉपिक हम कर रहे हैं। और इस टॉपिक में हमने अब तक महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों और उनसे संबंधित कानूनों के बारे में पढ़ना शुरू किया है। और 4 कानून अपन पढ़ चुके हैं, 4 हेडिंग अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने संविधान क्या कहता है महिलाओं के प्रति कानूनों के बारे में, महिलाओं के अधिकारों के बारे में, और उसके बाद हमने देखा आईपीसी भारतीय दंड संहिता क्या बात करता है। उसके बाद हमने देखा भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या बात करता है, और उसके बाद हमने दहेज निषेध अधिनियम देखा, दहेज रोकथाम अधिनियम देखा। ये 4 कानून अपन देख चुके हैं। इसके बाद अपन आज आगे बढ़ते हैं और कौन से अधिनियम हैं, कौन से कानून हैं जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं, इनको अपन देखेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सिलेबस आपके बोर्ड ने जो बोर्ड आपका एग्जाम करवा रहा है, पुलिस बोर्ड, पुलिस महानिदेशालय, वही ये इसका एक पीडीएफ आपको दिया है। अपने सिलेबस के अंदर उन्होंने 28 पेज का आपको मैटर दिया है पढ़ने के लिए। तो पहले आपको उधर से ही पढ़ना, और अमूमन सवाल उसी में से आएंगे, तो हम इससे बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए मैं आपको बाहर से ना पढ़ाकर इसी में जो दिया है वही पढ़ाऊंगा। तो आगे हम इसमें बढ़ते हैं कि आगे कौन सा जो कानून है वो महिलाओं के फायदे के लिए बनाया गया है। तो अगला कानून जिसे अपन हेडिंग देंगे 5 नंबर, ठीक है। 5वें नंबर पर आपको जो कानून मिलेगा वो है स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम। स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम। हिंदी में थोड़ा अजीब से नाम मिलते हैं आपको, पर याद कर लेने आपको, तो एग्जाम के लिए रखना पड़ेगा। स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम। नाइनटीन 1986 का यह अधिनियम है, ठीक है। स्त्री अशिष्ट का मतलब होता है अनैतिक, गलत, ठीक है, जो समाज में स्वीकार्य नहीं हो। रूप मतलब कोई फोटो, कोई चलचित्र। प्रतिषेध का मतलब होता है रोक, मतलब मनाही, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर क्या बात करता है, स्त्रियों के अशिष्ट रूपण को रोकने वाला अधिनियम है। स्त्रियों के अशिष्ट रूपण से क्या मतलब होता है, किसी विज्ञापन में, ठीक है, टीवी पर जो एड आता है, इसमें स्त्रियों को नग्न रूप में दिखाना, स्त्रियों को गलत रूप से उनका चित्रण करना, या फिर किसी पत्रिका में, किसी अखबार के पेज पर महिलाओं की गलत तस्वीरें छापना, अनैतिक तस्वीरें छापना, इन सभी को रोका गया है, गलत बताया गया है। किस अधिनियम के द्वारा? स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम। ये कानून आप ऐसा नहीं कि केवल एग्जाम के लिए इनको पढ़ो, ये एक जागरूकता के लिए भी बहुत जरूरी है। हर प्रत्येक स्त्री को, प्रत्येक लड़की को, प्रत्येक विद्यार्थी को ये कानून पता होनी चाहिए। इनमें सबको सुरक्षा दी गई है, ठीक है। तो अपने अधिकारों के लिए इन कानूनों को, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखना बहुत जरूरी है। चाहे एग्जाम के पर्पज से तो करना ही है, वहाँ तो मार्क्स मिलने ही मिलने हैं, लेकिन सामान्य जनजीवन में भी ऐसे कानूनों की हमें जानकारी होनी चाहिए। इनका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता है। अगर आम इंसान इनके प्रति जागरूक हो जाए तो निश्चित रूप से भारत में इस तरह की जो अनैतिक गतिविधियाँ हैं, जो गलत चीज़ें होती है, वो रुक जाएगी और महिलाओं का कोई बराबरी का जो वास्तविक दर्जा है वो प्राप्त हो पाएगा, ठीक है। तो अपन इसी कानून पर बात करते हैं। स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम, मतलब इसका कुल मिलाकर सिंपल सी बात जो आपको सामान्य भाषा में समझा दूं, महिलाओं के अशिष्ट यानी कि अनैतिक या भद्दे चित्रण पर रोक लगाता है। ये कानून महिलाओं के अशिष्ट यानी कि भद्दे, गलत चित्रण पर रोक लगाता है। उनकी तस्वीरों को, उनकी गलत तस्वीरों को किसी विज्ञापन में चलाना, टीवी पर विज्ञापन आप देखते हो उनमें चला देना, अखबार के किसी पन्ने पर डाल देना, किसी किताब पर छापना, किसी फिल्म में दर्शाना, किसी आंकड़े में दर्शाना, तो ये सभी जो भी प्रकाशन वाली चीज़ें हैं वो करना, ये सारे के सारे क्या है, इन पर रोकथाम लगाने पे, इन पर रोक लगाने के लिए
ये कानून बनाया गया। अगर कोई भी टीवी विज्ञापन करता महिलाओं को एक हद से ज़्यादा उनकी नग्न तस्वीरें दिखाता है, ठीक है, टीवी पर जो ऐड आते हैं हम देखते हैं, अगर वो बहुत एक सीमा के बाहर है, वो गलत है, तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसा वो नहीं कर सकते। ये 1986 का आपको सन तो मस्ट याद रखनी, ध्यान रखना। किसी भी कानून की, जो भी कानून मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जितने भी 5 नंबर तक पहुंच चुके हैं, संविधान तो वैसे याद रहेगा, 4 कानून हमने पढ़ लिए हैं। इन एक एक कानून का आप नाम याद रखें और उसका वर्ष, किस वर्ष उसे पारित किया गया, ये आप दिमाग में रखेंगे। यहां से एक सवाल 100%, कम से कम एक सवाल इधर से आपका अधिनियम और उसका वर्ष 100% एक सवाल बनना ही बनना तय है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। दूसरी है उसका मकसद क्या है, उस कानून को बनाया क्या है। देखो, मैं चाहता तो आपको एक PDF बना करके भेज सकता था, या फिर एक 50 सवालों की लिस्ट बनाकर मैं आपके यहाँ पर फटाफट 50 सवाल लिखा देता था। लेकिन उससे क्या होगा, उससे आप रट्टू तोता बनते, उससे आप रट्टू तोता बनते, उससे आपकी समझ विकसित नहीं होती। और मेरा मकसद है कि मैं आपको रट्टू तोता न बना करके, रटने वाला विद्यार्थी न बना करके आपको समझ विकसित करूं, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी लाऊं, ताकि वो चीज़ जो आपके इस एग्जाम में आए तो काम आनी है, और वो आगे वाले दूसरे किसी एग्जाम के लिए भी अगर इन जनरल अगर कोई चीज़ आ जाए तो वो आपके मस्तिष्क में स्थायी रूप से घर कर जाए। मैं ऐसा प्रयास करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अपने चीज़ों को रट्टा नहीं मारेंगे, समझेंगे, अधिनियम का वर्ष याद करेंगे, उसके बाद ये अधिनियम क्यों लाया गया, इसका मकसद क्या है, वो भी हमने समझा। ये स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम, मतलब इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि स्त्रियों के अशिष्ट रूपण को, अशिष्ट चित्रण को रोक लगाता है। ये काम यहां पर है। कैसे कैसे हो सकता है, इसमें दिया है, विज्ञापन हो सकता है, प्रकाशन हो सकता है, लेखन हो सकता है, चित्र हो सकता है, ठीक है। इन सभी के द्वारा महिलाओं का अगर गलत निरूपण, गलत चित्रण किया जाएगा तो वो उस पर रोक लगेगी, वो गलत होगा, उसको वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीजें हमने देखी। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें सजा कितनी है। अगर कोई ऐसी गलती करता है, कोई टीवी पर महिलाओं की गलत तस्वीरों का प्रसारण कर देता है, ठीक है, तो उस पर अगर ऐसी कोई गलती करता है तो उसकी सजा कितनी होगी, सजा कितनी होगी। तो इसमें सजा में 2 तरीके हैं। पहली बार गलती, अगर पहली बार गलती हुई तो उसकी सजा इन्होंने इसमें बताई है 2 वर्ष की, 2 वर्ष का कारावास तथा 2000 रुपए का जुर्माना। 2000 पूछा जा सकता है। स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत पहली बार अपराधी पाए जाने पर कितनी सजा हो सकती है। तो पहली बार आप याद रखेंगे 2 वर्ष का कारावास या फिर 2000 रुपए जुर्माना। दूसरी बार अगर ये गलत काम किया, दूसरी बार में सजा है 5 वर्ष का, 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास। मतलब पहली बार गलती हुई तो 2 साल की सजा मैक्सिमम, या दूसरी बार गलती हुई तो कोर्ट उसे 5 साल तक की सजा दे सकता है। अब ये 5 साल, वो 4 साल भी दे सकता है, 3 की, कोर्ट पर डिपेंड करेगा कि गलती की ग्रेविटी कितनी है, गलती कितनी सीरियस है, ठीक है। तो 6 माह से लेकर के 2 वर्ष तक का कारावास, और जुर्माना जो है वो 1 लाख तक का जुर्माना, 10,000 से 1 लाख तक। लिख लीजिए, अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं बोल रहा हूं। दूसरी बार गलती करने पर, कौन से अधिनियम है, स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत पहली बार गलती करने पर 2 वर्ष का कारावास तथा 2000 रुपए का जुर्माना। दूसरी बार गलती करने पर उसे मैक्सिमम कितनी, 5 वर्ष तक का कारावास या 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना। ये बात करता है स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम, ये इसकी बात है। तो ये चीजें आपने देखी। अब इसकी शिकायत कहाँ होगी, जाहिर है थाने में कराओगे, ठीक है, या फिर आपका जो जिला न्यायालय है वहां करवा सकते हैं। तो शिकायत वाली वो नॉर्मल चीजें, जैसे शिकायत जहां करवानी चाहिए वहीं शिकायत होगी। तो शिकायत में अपने को अलग से कुछ नहीं याद रखना। जो चीजें अतिरिक्त है ना वो मैं नहीं लिखा रहा,
फालतू चीजें, बर्डन रहेगा, आपको लगेगा कि छोटे से टॉपिक के लिए 15-20 लेक्चर बना दिए। तो मैं एक एक चीज को उधर वहां पर जो चीज अपने आप में आप जानते हो तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इसकी शिकायत कहाँ कहाँ हो सकती है, तो दिक्कत क्या है भाई, पुलिस थाने चले जाओ, ठीक है, जिला कोर्ट में चले जाओ, तो वो तो आपको पता है कि उसमें कुछ नया नहीं है, तो उसको लिखाने की आवश्यकता नहीं है। वही चीज लिखा रहा हूं जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकती है, इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो ये अधिनियम आपको कितना, इसमें एक तो सन याद करना है, इसका मकसद क्या है, क्यों लाया गया, पूछेगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और सजा कितनी है, पहली बार 2 वर्ष की, दूसरी बार 5 वर्ष की, पहली बार जुर्माना 2000 का, दूसरी बार 1 लाख तक, ठीक है। चलिए अगला कानून देखते हैं। अगला कानून देखते हैं, सत्ती रोकथाम अधिनियम। ठीक है, सत्ती प्रथा रोकथाम अधिनियम। सत्ती प्रथा रोकथाम अधिनियम ये है 1987 का। थोड़ा सा यहां ध्यान रखिएगा, ये 6 नंबर पे था, ठीक है। सत्ती प्रथा रोकथाम अधिनियम राजस्थान ने पारित किया। फिर भारत की संसद ने पूरे देश के लिए पारित किया, ठीक है। तो सत्ती प्रथा अधिनियम को पहली बार शुरुआत में इसको राजस्थान सरकार ने, राजस्थान की विधानसभा ने पारित किया, फिर भारत की संसद ने भी उसी को एज इट इज लिया और पूरे देश में पारित किया। सत्ती प्रथा, आप जानते हो सत्ती क्या होता है? सत्ती प्रथा, प्रथाएं होती है ना, दहेज प्रथा है, बाल विवाह की प्रथा है, मौसर की प्रथा है, इसी तरीके से सत्ती एक प्रथा है। अब सत्ती प्रथा क्या होती है, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप सबको पता है कि सत्ती प्रथा क्या होती है, लेकिन अगर नहीं पता तो स्त्री का उसके पति की मृत्यु पर उसकी चिता पर जिंदा जलने का निर्णय करना और जल जाना। पुराने ज़माने में, आजकल तो ऐसा कौन करता है, ऐसी कोई प्रथा प्रैक्टिकल रूप से अभी नहीं एग्जिस्ट करती, कहीं पर भी ऐसी कोई घटना सुनने में नहीं आती, लेकिन पुराने समय में ऐसी कुछ मान्यताएं थी कि कुछ स्त्रियां जो अपने आप को अत्यंत पतिव्रता और जो उनके जो धार्मिक रीति रिवाज है उनमें बहुत ज़्यादा बंधा हुआ मानती थी, वो उनके पति की मृत्यु पर उसकी चिता पर जिंदा लेट जाती थी। पति की तो मृत्यु हो गई, जब उसको जलाने, उसका अंतिम संस्कार करने शमशान घाट में ले जाया जाता था, तो वहां पर उसकी चिता पर उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। वो अपने पत्नीत्व की, अपने सतीत्व की रक्षा करने में, कि वो उस पति की थी और उसी के साथ ही उसका जीना और मरना है, तो वो उसके साथ अपने पति को ईश्वर मानती हुई अपने ईश्वर के साथ, अपने पति के साथ वो भी इस दुनिया से चले जाने का निर्णय करती थी। तो पुराने जमाने की प्रथा थी, लेकिन ये अमानवीय है, एक जिंदा व्यक्ति को जला देना। जब आपके माचिस जलाते वक्त अगर थोड़ा सा भी आग लग जाए तीली की तो कितना दर्द होता अचानक से अपने को, तो किसी व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाए तो उसकी ये अमानवीय प्रथा थी। तो इस पर रोक लगाने का राजस्थान सरकार ने जो अधिनियम बनाया वो 1987 था। वर्ष मैंने पहले ही कहा है, एज एवरग्रीन है, पूछ सकता है कि राजस्थान सरकार द्वारा या राजस्थान में सत्ती प्रथा रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो आप रखेंगे 1987 में पारित हुआ, ठीक है। पर एक चीज आपको थोड़ा सा इधर याद करना है ना, थोड़ा सा याद करना। अगर ये पूछ ले कि भारत में सबसे पहले सत्ती प्रथा पर रोक अधिनियम कब लाया गया, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ ले,
मैं इसको वापस मिटा रहा हूं, ठीक है। यहां आपको अगर ये पूछ ले, अगर आपसे ये बोले कि राजस्थान में कब पारित किया गया, ये ठीक है, ये स्वतंत्र भारत में ये हो जाएगा, मतलब देश की आजादी के बाद 1987 हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई, तो आपको हिस्ट्री के एंगल से देखना है। सर्वप्रथम पूछ ले, सर्वप्रथम पूछ ले, तब आपको ध्यान रखना। ये तो वर्तमान का है, लेकिन अंग्रेजों के समय में 1829 में पहली बार सती प्रथा पर रोक लगाई गई राजा राम मोहन राय के प्रयासों में। विलियम बेंटिंग उस समय थे, ठीक है। याद इसको आप रखोगे, ठीक है। अब ये मैं लिखा रहा हूं, भारत में पहली बार सती प्रथा विनियमन, सती प्रथा विनियमन अधिनियम के तहत के द्वारा सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई, ये आप याद रखोगे 1829। तो ये देखो हिस्ट्री का सवाल भी बन गया और आपके इस वाले चैप्टर का सवाल भी बन गया। तो एक सवाल एग्जामिनर के दो उद्देश्यों को पूरा कर रहा है, तो ये सवाल आ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो उसके दिमाग में अलग अलग खंड होते हैं ना भाई, हिस्ट्री से कितना लेना है, ज्योग्राफी से कौन से सवाल लेने हैं, पॉलिटी से कौन से लेने हैं, मैथ रीजनिंग के कितने डालते हैं, दूसरे और भी जो पार्ट होते हैं। वैसे अब जब एग्जामिनर इस सवाल को उठाएगा तो उसके दो मकसद पूरे होंगे, एक तो इस बाल अपराध और महिला और बाल अपराध वाले चैप्टर से सवाल निकल रहा है, और एक दूसरा ये हिस्ट्री का काम भी कंप्लीट कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है, आप इसे याद रखेंगे। तो भारत में पहली बार सती प्रथा पर रोक जो अंग्रेजों के समय आजादी से पहले 1829 में लगाई गई, बहुत ही फेमस सवाल है, आपको हमेशा याद रहना चाहिए हिस्ट्री के पर्पज से। और साथ में लिख दीजिए राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। इसके ये सती प्रथा पर रोक लगाने की जो पहली मुहिम भारत में आजादी से पहले किसने चलाई, राजा राम मोहन राय ने। आप इस बात को अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। ये हमने किया, ये तो बात हुई सती प्रथा की। तो ये इतना आप सती प्रथा के लिए याद रखोगे। इसके बाद आगे चलते हैं। अब छोटे छोटे अधिनियम है, इनमें लंबी बातें नहीं, सीधा सीधा टू द पॉइंट अपन बात करेंगे, ठीक है। अगला है घरेलू हिस्सा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिस्सा बीच में लिख लीजिए, महिला संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिस्सा से, चाहो तो नहीं लिखो तो भी याद रह जाएगा, पर लिख लो, क्लियरिटी रहे। घरेलू हिस्सा से महिला संरक्षण अधिनियम, ये है आपका 2005 का। इसका वर्ष कौन सा है, 2005, ठीक है। ये भी भारत की संसद के द्वारा, अब इसमें देखो डेट दे रखी है, तो वैसे डेट याद रखने की आवश्यकता नहीं होती, पर आपके सिलेबस में जहां इन्होंने प्रिंट आउट दिया उसके अंदर है। इसका मतलब दिया है तो याद कर लेते हैं, क्या पता सीधा डेट वाला सवाल भी पूछ ले। और छोटे एग्जाम वाले जो एग्जामिनर होते हैं, पता नहीं क्या खाकर वो पेपर बनाते हैं, तो ऐसे ऐसे फालतू के सवाल पूछ ले जिनका कोई औचित्य नहीं होता, जिनको याद रखने का कोई विशेष मकसद नहीं होता, फिर भी ऐसे फालतू सवाल वो बना लेते हैं। तो हम थोड़ा अलर्ट होकर चले। अब बन जाएगा तो बन जाएगा, कोई आपको उस पर रोक थोड़ी है। अब वो अगर डेट पूछ लिया, ऐसे डेट पूछने की आवश्यकता नहीं होती किसी एक्ट की, या भाई करंट का है तो पूछ लो। इस साल को एक्ट पारित हुआ तो समझ में आता है कि किस तारीख को पारित हुआ, ये समझ में आता है। कि पुराना एक्ट हो जाए, उसको 10 साल बाद 20 साल बाद उसकी डेट पूछे, तो ये थोड़ा सा औचित्य नहीं है, उसका लॉजिक नहीं बनता। पर इन्होंने दिया है सिलेबस में तो हम लिख लेते हैं, क्या पता किस्मत खराब हो आ जाए तो लिख लेते हैं, ठीक है। तारीख क्या है, ये दिनांक आप याद रखेंगे। तारीख है 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। अब देखो थोड़ा सा ध्यान रखना,
इन्होंने दिए हैं तो हमको याद करना ही पड़ेगा। पर एक जो अधिनियम वगैरह आप पढ़ते हैं, कानून पढ़ते हैं, एक्ट पढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है, पारित होना और लागू होना अंतर है। पारित होने का मतलब है जिस दिन राष्ट्रपति जी ने साइन की, लागू होने का मतलब है किस दिन से वो भारत के लोगों पर लागू होगा। राष्ट्रपति जी के साइन करने का मतलब लागू होना नहीं होता, ठीक है। एक तो मैं आपको समझा दूं, पारित होना बाद में लाइफ में कई काम आएगा, और लागू होना, ठीक है। पारित होने का मतलब है राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर, मतलब बनकर के तैयार। देसी भाषा में कहो तो बनकर के तैयार। आप कोई मूर्ति बनाते हैं, आप कोई चीज बनाते हैं, तो जब वो बनकर के तैयार हो गई, ये बनकर के तैयार हो जाना, ये क्या कहलाता है? पारित होना कहलाता है, ठीक है। लेकिन लागू होना, जिस दिन से जनता के लिए खोला, देशी भाषा बता रहा हूं आपको, ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा है किताब में, पर मैं आपको बताऊंगा कि पारित होना और लागू होना। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। घर में मम्मी जब सब्जी रोटी बना लेती है या हलवा बना लेती है किसी विशेष दिन, तो जब वो बनकर के तैयार होता है और मम्मी स्टोव को, गैस को बंद कर देती है, तो वो समय क्या है? वो पारित होना है, बनकर के तैयार होना। और जिस समय हमको परोसा जाता है, हो सकता है खाना बनाने के आधे घंटे बाद हमको परोसा गया खाने के लिए, तो वो टाइम क्या है? लागू होना। तो वही एक एग्जैक्ट आपको करना है कि कोई अधिनियम कानून जब बनकर के तैयार हो गया, और तैयार कब होता है? जब राष्ट्रपति जी के साइन हो जाते हैं। तो बनकर के तैयार हो जाता है, उस घटना को बोलते हैं पारित होना। यानी कि जिस तारीख को या जिस वर्ष में वो बनकर के तैयार हुआ, वो तो है पारित होने की घटना। और जिस दिन से वो जनता पर, लोगों के लिए खुला, उसको खोला गया, जनता पर प्रभावी होने के लिए उसको खोला गया, वो दिन होगा, वो तारीख, वो वर्ष होगा लागू होना। जैसे ये वाला अधिनियम जो है, घरेलू हिस्सा संरक्षण अधिनियम, बनकर के तैयार कब हुआ? 2005 में, और लागू कब हुआ? 2006 में। यानी कि ये तो वर्ष है 2005, ये पारित के लिए, और ये कौन सा है? लागू होने के लिए। बहुत ज्यादा नहीं होता, कुछ अधिनियम होते हैं जिनमें थोड़ा सा गैप आता है, बाकी जिस वर्ष वो पारित होता है लगभग उसी वर्ष उसे लागू भी कर दिया जाता है। कोई बड़ा डिफरेंस नहीं रखते, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है। जैसे भारत के संविधान के संबंध में भी है, पारित कब हुआ? 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। तो संविधान के बारे में भी याद रखिएगा, हो सकता है आपके इसी एग्जाम में आ जाए, भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ, ऐसा ही पूछ सकता है। भारत का संविधान पारित कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949, ठीक है, 1949। लेकिन यह पूछ ले कि भारत का संविधान भारत में लागू कब हुआ पूर्ण रूप से, तो आप कहोगे 26 जनवरी 1950। तो समझ में आया लागू होने और पारित होने में क्या अंतर है। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस हमको यहां पर समझ लेना है। ये देखो, क्या जरूरत है एक्सप्लेन करने की। महिलाओं के खिलाफ जो घरेलू हिंसा होती है, अब जानते हैं घरेलू हिंसा क्या होती है? पति के द्वारा मारपीट। भाई घरेलू हिंसा में क्या क्या आता है? पति द्वारा मारपीट, सास, ननद, जेठानी, देवरानी, इधर देवर, ससुर, जेठ, मतलब घर के जो मेंबर है, उन घर के सदस्यों के द्वारा, उन परिवार के सदस्यों के द्वारा अगर किसी महिला के साथ मारपीट होती है, वो चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, ठीक है। कई बार हाथ से पिटाई ना करके उसको इतनी यातनाएं दी जाती है, इतना परेशान किया जाता है, इतनी गालियां निकाली जाती है, बात बात पर उसे उलाहना दी जाती है, बात बात पर उसे ताने मारे जाते हैं, तो वो भी एक तरीके से क्या है? हिंसा ही है। ध्यान रखना इधर, ठीक है। ये कैसी हिस्सा है? ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। मतलब प्रत्यक्ष तो क्या है? सीधा उसके साथ बेलन से, चाकू से, लाठी से, झाड़ू से मारपीट करना।
अप्रत्यक्ष क्या है, उसको गालियां निकालना, उसको ताने मारना, उसे बात बात पर किसी बात को लेकर के उसे परेशान करना, मेंटली उसे परेशान करना, शारीरिक या मानसिक रूप से इसको प्रताड़ित करना, शारीरिक व मानसिक लैंगिक रूप से प्रताड़ित करना। ये मतलब किसी भी प्रकार की हिस्सा, इसमें घरेलू हिस्सा में महिलाओं के साथ घरेलू हिस्सा, और मतलब आप मेरे हिसाब से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी इन चीज़ों से अवेयर है। तो घरेलू हिस्सा मतलब घर में महिला के साथ मारपीट होना, उसको परेशान करना, ये अधिनियम ऐसी चीज़ों की रोकथाम के लिए जो कानून बना वो बना 2005 में। ये कानून बना 2005 में। तो ये कानून सजा क्या देता है भाई, मान लो पति है उसका, या सास है, या घर के दूसरे उसका देवर है और बाकी जो मेंबर है, वो अगर महिला के साथ मारपीट करते हैं, उसे यातना देते हैं, तो इसमें सजा कितनी है पूछ लेगा ना। जब कानून बताया है, महिलाओं को संरक्षण देने की बात हो रही है, तो सजा कितनी है ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो इसमें 1 साल तक की जेल, 1 साल तक की जेल, और दूसरा क्या है 20,000 तक का जुर्माना। ठीक है, 20,000 तक का जुर्माना, 1 साल की जेल और 20,000 तक का जुर्माना, या दोनों या एक, ये इनकी क्या है सजा हो सकती है। ये आपको याद रखना है। अगर किसी भाई, आपको पता तो होना चाहिए ना कि ऐसी गलती करने वाले को सजा कितनी मिलेगी। हो सकता है आपके गांव में, मोहल्ले में ऐसी कोई महिला हो जिसके साथ इस प्रकार की हिंसा हो रही है, तो आप अगर उनके घर वालों को, उसकी सास को, उसके कानों में थोड़ी सी भी बात डाल दो कि माई, अम्मी, जो भी है, दादी, चाची, कि तुम इस महिला के साथ ऐसी हिंसा मत करो। अगर पुलिस को पता चल गया, इसने अगर शिकायत कर दी या किसी और ने इसके लिए शिकायत कर दी, तो तुम्हें 1 साल तक जेल हो सकती है या फिर 20,000 का जुर्माना, या दोनों हो सकता है। तो हो सकता है वो महिला डर जाए और अपनी बहू के साथ मारपीट कम कर दे। तो ये जागरूकता आप में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाली बात इसमें है, इतना याद करना है, और इसमें और कुछ नहीं है। बाकी महिला जो है थाने में जा सकती है, अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है। ठीक है, वो पीड़ित संरक्षण अधिकारी जो होते हैं उनके पास जा सकती है। ठीक है, उसको निःशुल्क कानूनी सहायता इस एक्ट के द्वारा मिल सकती है। वो सब बातें सिंपल है, उनमें कुछ ज़्यादा हमको नहीं करना। तो ये सब अधिकार घरेलू हिस्सा अधिनियम के तहत महिलाओं को दिए गए हैं। एक महिला जिसके साथ ऐसी घरेलू हिस्सा की घटना होती है, तो वो उसे लेकर आवेदन कर सकती है किसी भी राहत के लिए। पुलिस अधिकारी जो होते हैं उनसे उसके लिए आवेदन कर सकती है। जैसे उसको आर्थिक सहायता, जैसे मान लो पति उसके साथ लगातार मारपीट कर रहा है, ऐसी घटनाएं हम हमारे घर, गांव, मोहल्लों में देखते रहते हैं। जनरली क्या होता है, अगर पति उसके साथ मारपीट कर रहा है रोजाना, तो वो पुलिस थाने में जा करके, ठीक है, या फिर किसी एनजीओ के माध्यम से शिकायत करवा करके उस पति से अपने, वो अलग रह सकती है, उसे उसका भरण पोषण के लिए पैसे की मांग कर सकती है, आर्थिक सहायता कर सकती है। ठीक है, उसके जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए उनका जो खर्चा है वो भी उनको मांग सकती है। ऐसी सहायता के लिए वो आवेदन कर सकती है। ठीक है, जो पीड़ित संरक्षण अधिकारी होता है उनसे संपर्क कर सकती है, निःशुल्क कानूनी सहायता की मांग कर सकती है। ये सब उसके अधिकार है एक महिला के साथ अगर घरेलू हिंसा की घटना होती है। बाकी सजा मैंने आपको बता दी। ये हमने पढ़ा घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित हुआ, लागू हुआ 2006 की, और वो डेट आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, और वही आगे रोकथाम लगा दो। ठीक है, अधिनियम 2013 आप याद रखोगे। ठीक है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न
कई महिलाएं कामकाजी होती है जो कहीं पर किसी फैक्ट्री में, किसी संस्थान में काम करती है, और वहाँ पर वहाँ का जो प्रबंधन है या फिर जो साथ में काम करने वाले लोग हैं वो कई बार महिलाओं का, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और उनका लैंगिक उत्पीड़न करते हैं, उनका यौन शोषण करते हैं। तो उनकी रोकथाम के लिए 2013 में एक अधिनियम आया जिसे महिलाओं का कार्यस्थल पर, जहाँ पर वो काम करती है, उस कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के लिए 2013 में अधिनियम आया। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। कौन सी संस्थाओं पर लागू होता है? पहली बात लिख ली स्टार बना के, कौन सी संस्था पर लागू? किस संस्था पर यह कानून लागू होता है? तो लिखेंगे जहां 10 या 10 से अधिक लोग कार्य करते हो, ठीक है। ऐसी कोई भी फैक्ट्री जिस फैक्ट्री में 10 या 10 से अधिक मजदूर काम करते हो, तो उस फैक्ट्री पर अगर किसी महिला के साथ कोई लैंगिक अपराध होता है तो 2013 का ये वाला कानून लगेगा। किसी स्कूल में जहां पर 50 का स्टाफ है, मतलब 10 से ज़्यादा होना चाहिए, वहां पर कोई महिला अध्यापिका अध्यापन का कार्य करती है और वहां उसके साथ कोई उत्पीड़न होता है, तब भी वो इस कानून के दायरे में आएगा। साधारण सी बात है कि ऐसी जगह, ऐसी संस्था, वो फैक्ट्री हो सकती है, स्कूल हो सकती है, कॉलेज हो सकती है, हॉस्पिटल हो सकता है, या फिर कोई दुकान हो सकती है, ठीक है, कोई मॉल हो सकता है, ठीक है, कोई आपका जो बड़े बड़े जितने भी संस्थान हैं, कुछ भी हो सकता है, जहां 10 से ज्यादा लोग कार्य करते हो, उस संस्थान पर यह लागू हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो, कौन कौन शामिल, इस अधिनियम में कौन कौन सी महिलाएं शामिल है? तो पहली महिला है तो कौन सी हो गई? लिख लो, ये पूछ सकता है आपको, 3-4 सवाल देके पूछते हैं ना, 3-4 नंबर देकर कि कौन कौन शामिल है, कौन कौन नहीं है। तो इसके तहत कौन कौन सी महिलाएं शामिल है? एक तो भाई महिला कर्मचारी तो है ही, ठीक है, महिला कर्मचारी। ग्राहक, अगर दुकान है, मान लो दुकान में 20 लोग काम करते हैं, तब लागू हो जाएगा। वहां पर जो महिलाएं हैं उनके लिए सुरक्षा। उस दुकान पर जो ग्राहक सामान लेने आए उस पर भी यह लागू है, ठीक है। उपभोक्ता, अगला आप लिखेंगे प्रशिक्षु। अगर मान लो किसी फैक्ट्री में कोई लड़की जो सीखने के लिए इंटर्नशिप कर रही हो, प्रशिक्षु हो, और उसके साथ ऐसी कोई घटना होती है, तब भी वो इसके अंदर आएगी, क्योंकि अब उसका मालिक, दुकान का मालिक या फैक्ट्री का मालिक ये नहीं कह सकता कि ये हमारी कर्मचारी नहीं है, ये तो यहाँ सीखने के लिए आती है, इसका तो हमने यहाँ पर रजिस्टर ही नहीं है, हम इसको तनख्वाह नहीं देते, तो हम लायबल नहीं है, ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि प्रशिक्षु को भी इसमें शामिल किया गया है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर आपको जो स्कूल कॉलेज में छात्राएं जो होती है, वो स्कूल कॉलेज में छात्राएं होती है, ठीक है। फिर अस्पताल में नर्सें जो होती है वो भी, ठीक है। तो जिस भी संस्था में जो महिलाएं काम करती है या महिलाएं जो जिनका वहां पर आना जाना होता है, वो सभी इसमें, इसके अंदर अपनी सुरक्षा का अधिकार रखती है। जगह कैसी होनी चाहिए? ऐसी जगह जिसमें 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हो। इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये बात हमको इस अधिनियम के तहत याद करनी है। इसके आगे इसमें देखते हैं और क्या है। एक और चीज जो आपको है कि उस जगह पर, उस संस्था में एक आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाना अनिवार्य। जो भी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, उस संस्था में आंतरिक शिकायत
निवारण समिति होगी। आंतरिक शिकायत निवारण समिति होगी, चाहे ऐसी स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कोई फैक्ट्री हो, चाहे दुकान हो, चाहे मॉल हो, वहां पर जहां पर 10 से ज्यादा व्यक्ति काम करेंगे वहां पर एक आंतरिक शिकायत निवारण समिति होगी। ये ऐसे अपराधों की शिकायत महिला अगर शिकायत कर वहां पर करेगी तो उसकी शिकायत को दर्ज किया जाएगा और उस पर कार्यवाही उसमें उस समिति वो देखेगी कि महिला की शिकायत में कितनी सच्चाई है, महिला क्या कह रही है, उस व्यक्ति जिसके खिलाफ आरोप लगा है उसको बुलाएगी, वो सारी बातें देखेंगे। इस बात को हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद सिविल कोर्ट की तरह शक्तियाँ होगी। इसके पास ये जो समिति बनी है उस समिति के पास सिविल कोर्ट की तरह शक्तियाँ, यानी कि जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत हुई है उसको अगर ये बुलाए तो वो आनाकानी नहीं कर सकता, उसको आना ही पड़ेगा। इस बात की आप याद ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये वाला बात हमें याद करनी है। एक और इसमें चीज दे रखी है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद या कौन सा केस कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित है, ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। इस अधिनियम से संबंधित प्रसिद्ध वाद या अंग्रेजी में कह लो उसको केस कौन सा है, याद रखोगे विशाखा केस। विशाखा, इस केस में एक महिला के साथ किसी संस्था में उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न हुआ तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशाखा गाइडलाइन दी थी और वो गाइडलाइन मतलब कुछ पॉइंट दिए थे कि अगर आप संस्था चलाते हो तो महिलाओं के लिए इन सुरक्षा इंतजामों की व्यवस्था करोगे। तो ये विशाखा केस है, लिखो आगे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशाखा गाइडलाइन जारी की थी, ठीक है। तो यही वो केस है जो इस अधिनियम का आधार बना, यानी इस कार्यस्थल पर महिलाओं से लैंगिक उत्पीड़न के संबंध का जो विशेष केस है, जो प्रसिद्ध केस रहा, वो विशाखा केस या विशाखा वाद नाम से आप याद रखोगे। ये 2013 का हमारा लैंगिक उत्पीड़न, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम हमने देखा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं फटाफट। आज महिलाओं के कानून कंप्लीट करते हैं, 2 और बचे हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद देखते हैं पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक, PCPNDT एक्ट 1994 कौन सा है? पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व तकनीक, ठीक है। PCPNDT, इसको आप इन शॉर्ट PCPNDT अधिनियम याद रखो। इसका वर्ष है 1994, इसका वर्ष है 1994। ये आप किसकी रोकथाम के लिए है? कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए। सीधा पूछ सकता है आपको, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो आप याद रखोगे PCPNDT, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व तकनीक, ये आपको याद रखेंगे, ठीक है। या फिर
गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए, ठीक है। दूसरा यही वजह है, याद रह जाएगा, गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए। गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए यह वाला अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। दूसरा क्या है, ये प्रसव पूर्व या गर्भधान के समय लिंग जांच, शिशु की लिंग जांच को अवैध ठहराता है। होता क्या है, हमारा समाज हम जानते हैं, रूढ़िवादी लोग क्या करते हैं, उनको लड़के की चाहत होती है कि हमारा लड़की ना पैदा हो, लड़का पैदा हो, और अगर पेट में लड़की है तो उसको उसका गर्भपात करवा दो उसकी माता का, ताकि वो लड़की पेट में ही मर जाए। ऐसी हमारे समाज में कुप्रथाएं, कुधारणाएं रही हैं। तो इनकी वजह से कई बार, अब क्या होगी, तकनीक बढ़ी, जैसे ही तकनीक बढ़ी तो तकनीक में क्या करते हैं, सोनोग्राफी के माध्यम से या दूसरी तकनीक के माध्यम से, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पेट में जो पल रहा शिशु है उसका वो लड़का है या लड़की है पहले से पता कर लेते हैं। सोनोग्राफी से ऐसा पता चल जाता है। तो जब उसको पता चल जाए, घर में माता जो दूसरे उनके दादा दादी है, पिता है लड़के का, उनको पता चल जाए कि गर्भ में पल रहा, पेट में पल रहा बच्चा लड़की है, तो वो नहीं चाहते कि वो पैदा हो, वो लड़के की उनको चाह होती है, तो उसका गर्भपात करवा देते हैं, उसको पेट में ही मरवा देते हैं तकनीक के माध्यम से। तो उसको रोकने के लिए ये कानून लाया गया। आप इससे अच्छी तरीके से वाकिफ है कि ऐसी घटनाएं समाज में होती है। तो इनकी रोकथाम के लिए ये पीसीपीएनडीटी एक्ट लाया गया। पूर्व गर्भधान और प्रसव पूर्व तकनीक जो है उसको इससे अवैध माना गया, इसको रोका गया, याद रखिएगा। सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड आदि के माध्यम से लिंग जांच को अपराध ठहराया गया। इनके माध्यम से लिंग जांच करने को अपराध ठहराया गया। अगर कोई व्यक्ति गर्भवती महिला का सोनोग्राफी करके उनको ये बताता है कि आपके पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है, तो वो अपराध होगा। अब ये अपराध है तो इस अपराध की सजा क्या है? अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, अगर आपके गांव मोहल्ले में ऐसा कोई करता पाया जाए तो उसे बता दीजिएगा ये अपराध है और आपको सजा हो सकती है। इसकी सजा कितनी है वो भी हम आपको बता देते हैं कि इसमें कितनी सजा मिलती है। तो ऐसा अगर कोई करता है तो उसको 3 से 5 साल तक की सजा, 3 से 5 वर्ष की जेल और उसको 10 से 50 हजार तक का जुर्माना। ठीक है। दोषी कौन हो सकता है? करवाने वाला और दूसरा करने वाला, दोनों ही दोषी है। अगर उसकी माता जिसके पेट में बच्चा पल रहा है वो खुद कहे कि मेरे पेट में कौन सा बच्चा पल रहा है वो पता करो, तब भी दोषी है। मतलब पता करना ही दोषी है। तो करवाने वाला कौन हो सकता है? माता पिता खुद ही तो होंगे, वही तो जाएंगे हॉस्पिटल में, वही तो जाएंगे उस सोनोग्राफी सेंटर पे। तो वो खुद अगर वो करवाते हैं वो भी दोषी है। और ये फिर जो डॉक्टर है, ठीक है, या फिर लेब कर्मी जो होता है, जो सोनोग्राफी मशीन चलाता है, वो सेंटर है, वो भी दोषी है। तो करवाने वाला भी दोषी है और जांच करने वाला तो दोषी है ही है। तो ये आप याद रखा लो, ठीक है। जो जांच करवाने वाला जोड़ा जो है ना, ये जोड़ा खुद भी दोषी होता है और करने वाला, इन दोनों को ही सजा होगी अगर ऐसा पाया जाता है। ठीक है। तो ये आप याद
रखोगे। अपवाद इसके अंदर क्या है? अपवाद, देखो अपवाद भी तो ना। अब जैसे मान लो गर्भवती महिला को कोई बीमारी हो गई और उस बीमारी के लिए उसकी सोनोग्राफी करना बहुत बहुत जरूरी है, या फिर उसमें ऐसी बीमारी हो गई कि वो बच्चा जो पैदा होगा वो स्वस्थ नहीं होगा, या फिर उस बच्चे को गिराना बहुत बहुत जरूरी है, ऐसी बीमारी हो गई। तो किसी बीमारी के समय बीमारी की वजह से सोनोग्राफी करना, या आप कहो कि गर्भपात करना पड़े तो छूट मिलेगी। हो सकता है ना भाई, कई बार ऐसी बीमारी हो जाए कि अगर उस बच्चे का जन्म होता है तो वो बच्चा जीने लायक पैदा नहीं होता, तो उसे ऐसा जीवन नहीं दिया जा सकता जो उसके लिए एक तरह से बाद में मुसीबत बन जाए। या फिर ऐसा हो जाए कि अगर बच्चे का जन्म होगा तो माता का जीवन खतरे में है, ऐसी कोई बीमारी उसको हो जाए, तो ऐसी स्थितियों में वो सोनोग्राफी कर सकते हैं और उसके बाद गर्भपात करवा सकते हैं। वो डॉक्टर का एक सलाह मिलेगा, उसमें जांच होगी, तो वो अगर ऐसी बीमारी की कोई विशेष स्थिति बनती है तब केवल छूट होगी, वरना एक स्वस्थ महिला गर्भधारण के दौरान सोनोग्राफी नहीं करवाएगी और लिंग की जांच नहीं होगी। ऐसा करती है तो उनको, करवाने वाले उस दोनों को, और जो ऐसे करेगा उसको सजा मिलेगी। कितनी मिलेगी? 3 से 5 वर्ष तक की सजा और जुर्माना उनको देना पड़ेगा। ठीक है, अंतिम अधिनियम अपन देखते हैं, इसके बाद एक और हो जाएगा शायद। अगला है अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956। अनैतिक व्यापार, लड़कियों की खरीद फरोख्त, क्या है? लड़कियों की खरीद फरोख्त वेश्यावृत्ति के लिए। ठीक है, तो वेश्यावृत्ति जैसे गलत कामों के लिए महिलाओं की खरीद फरोख्त का जो धंधा होता है उसको रोकने के लिए कानून बना 1956 में। ये कानून वेश्यावृत्ति को पर रोक लगाता है। लड़कियों की खरीद फरोख्त, उनकी यौन अपराधों पर रोक लगाने वाला अधिनियम 1956। इसमें सजा कितनी है? ऐसा काम अगर कोई किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से करता पाया जाता है तो 10 साल की जेल। इस नोट्स में तो 4-5 प्रकार दे रखे हैं, लेकिन सब में 10 वर्ष की जेल है, तो सभी को हमको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब में 10 साल की जेल है। तो ऐसे ही पूछेगा ना, इस अधिनियम के तहत जिस भी गतिविधि में, चाहे वो महिला उसको वेश्यावृत्ति के लिए भेज रही हो, ठीक है, चाहे जो व्यक्ति जो उनके व्यापार में संलिप्त, एक उसको भेज रहा है, दूसरा खरीद रहा है, किसी भी तरीके से वो इसमें पाए जाते हैं, तब उनको 10 साल की जेल का प्रावधान है। यह आप याद रखेंगे, महिलाओं के इस दुर्व्यापार अधिनियम से संबंधित ये वाला याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, इसमें ये कंप्लीट है। इसके बाद में अंतिम है मानव तस्करी बिल 2018। ये एक बिल था कि मानव तस्करी बिल जो था वो किस वर्ष लाया गया? ये 2018 में लाया गया। ये पास हुआ या नहीं हुआ इस सिलेबस में आपके नहीं दे रखा है, लेकिन आप थोड़ा लिख लें ताकि बिल के बारे में पूछ सकता है। तो मानव तस्करी शायद मेरे हिसाब से ये एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बिल के बारे में दे रखा है, पूरा अधिनियम बना नहीं है। लेकिन अपन जब इन्होंने दिया है तो क्या पता पूछ ले, हम कुछ इनको चैलेंज नहीं कर सकते। और राजस्थान के एग्जामों को तो आप हाल मत पूछिए, हर पेपर के 5 या 6 सवाल तो रिट लगना ही लगना है। तो ऐसी गलतियां वो करेंगे, लेकिन फिर हमारे पास अगर इसी में से दे दिया तो फिर हमारे पास उस समय तो कोई जवाब नहीं होगा। तो अपन लक्ष्य चलते हैं, क्या पता आ जाए। तो मानव तस्करी
बिल 2018। ठीक है, थोड़ा सा याद रखोगे कि मानव तस्करी बिल कब लाया गया, 2000। देखो बिल का मतलब है अभी अधिनियम बना नहीं है, अब उन्होंने पता नहीं कब लिखा है इसको, हो सकता है आज की तारीख में वो पास हो गया हो, पर अभी अपन इसको बिल मानकर इसमें लिख देते हैं। सिंपल सी बात है, ये बात हमको याद रखनी है, इसमें कुछ नहीं है। मानव तस्करी, महिलाओं की तस्करी की वही बात है, महिलाओं बच्चों की तस्करी की रोकथाम और इनका पुनर्वास करवाना। पुनर्वास मतलब वापस इनको सही हालातों में लेकर के आना, ये एक तरह से करना, और इनको सुरक्षा प्रदान करना, इनको सुरक्षा प्रदान करना, ये काम ये वाला बिल करने की बात कहता है। ठीक है, तो ये हमने 10-11 जो है महिलाओं के अधिनियम पढ़े, महिलाओं के संबंध में महिलाओं को सुरक्षा देने वाले कानून हमने पढ़े। अगले लेक्चर में हम बालकों के संबंध में कानूनों को पढ़ेंगे, उनके संबंध में क्या क्या अधिकार उनको दिए गए हैं, कौन कौन से कानून हैं, उनको अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।